Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में, यानी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करेंगे जिसका नेम है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक देखकर हमें बड़ा सा दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा टॉपिक का नेम है, बट बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी। मैं नोट डाउन भी कर दिया हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरा वर्ड क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेरा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग ही होता है डायरेक्शन। ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है डायरेक्शन, यानी कि बेंजीन, यहाँ बेंजीन के बारे में बात करें क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम। तो बेंजीन की किस पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स, वही डायरेक्शंस को हम सिंपली नेम देते हैं ओरिएंटेशन। अब वह डायरेक्शंस क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। अब दूसरा आता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। सिंपली हम समझते हैं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वर्ड से ही क्लियर है कि वैसे ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दे, यानी कि बेंजीन रिंग जो है उसकी रिएक्शन, बेंजीन रिंग की रिएक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो वह कौन से ग्रुप होंगे आप सिंपल सोच सकते हैं। वो कौन से ग्रुप है। बेंजीन की रिएक्टिविटी कब इंक्रीज होगी, बेंजीन की रिएक्टिविटी कब इंक्रीज, जब इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तभी बेंजीन की रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो हम बोल सकते हैं कि वैसे ग्रुप जो कि बेंजीन की एक्टिविटी को इंक्रीज करे उसे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कोई भी बेंजीन पे जैसे OH लगा हुआ है, मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये फिनॉल का मैं एग्जांपल है जो कि हमें पूरे टॉपिक, अगला जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है, इसलिए मैं फिनॉल का एग्जांपल लिया। इस पे इलेक्ट्रॉन है, यह जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है। यह बेंजीन के कार्बन जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके कारण से इसकी रिएक्शंस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आगे हम सब बताएंगे कि ऑर्थो पोजिशंस, पैरा पोजिशंस, डायरेक्शन इस क्या होता है। सिंपल सा ये कोई कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप करते हैं, माइंड में रखिए। अब डीएक्टिवेटिंग, इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन की जो रिएक्शन एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे। कब डिक्रीज होगी, जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन आ रही है रज्जों के कारण, रेजोनेंस के कारण, वह कोई ऐसा ग्रुप लग गया जो अपने तरफ खींच ले। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप लग जा रहा है तो ये अपने तरफ खींच ले रहा है। इसको और डिटेल में करें तो नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, खींच ले रहा है, तो यानी कि यह बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो जब खींच रहा है तो इसका क्या एक्टिविटी डिक्रीज हो जा रही है। तो सिंपली हम इसका नेमिंग दे देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वैसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो उसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं, एक मेरा आता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ये ऑर्थो पोजिशंस क्या होता है, पैरा पोजिशंस क्या होता है, सबसे पहले ये मेरा क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान दें, जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग से जो भी मेरा ग्रुप लगा हुआ रहता है, बेंजीन रिंग से जो भी मेरा ग्रुप लगा हुआ रहता है यानी सब्स्टिट्यूएंट्स, जस्ट उसके बगल वाले, जस्ट उसके एडजेसेंट कार्बन पे, कार्बन को हम ऑर्थो पोजिशंस बोलते हैं, और ऑर्थो के बगल वाले पोजिशंस को हम मेटा पोजिशंस बोलते हैं, और मेटा के बगल वाले पोजिशंस को हम पैरा पोजिशन बोलते हैं। तो ये मेरा OH ग्रुप है, तो इसके बगल में एडजेसेंट कार्बन ये हुआ, एडजेसेंट कार्बन ये हुआ, तो दोनों को हम नेमिंग करेंगे ऑर्थो पोजिशंस। इसके बगल में मेटा पोजिशंस, इसके बगल में मेटा पोजिशंस,
और मेटा के बगल में एक पैरा, यानी कि 2 ऑर्थो, 2 मेटा और एक पैरा पोजीशन होता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है? वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो नेक्स्ट अपकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे डायरेक्ट करे या ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जुड़ने के लिए उसको मजबूर करे, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। कोई बड़े तीर मारने वाली बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। वैसे सब्स्टिट्यूएंट जो नेक्स्ट अपकमिंग, जो कि आ रहा है, पहले सब्स्टिट्यूएंट मेरा ये जुड़ा हुआ है NO2 जुड़ा हुआ है, अब दूसरा आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो वह सब्स्टिट्यूएंट मेटा डायरेक्शंस पे जुड़ेगा तो उसको मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, यानी कि जो NO2 हो गया वो मेरा मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट जो नेक्स्ट अपकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को मेटा डायरेक्शंस पे उसको डायरेक्ट करे जुड़ने के लिए, उसको हम मेटा डायरेक्टर बोलते हैं। ये भी सिंपल सा वर्ड है, मैं फिर से सबको कंक्लूड करके आपको अच्छे से और बताऊंगा, आप बस वर्ड का मीनिंग समझते जाइए। जैसे कि एग्जांपल्स में मेरा ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं उनको मैं आगे बताऊंगा। ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, क्या होते हैं फिर से मैं बताऊंगा आपको। अब चलते हैं, एक मेरा कंट्रोवर्सी पॉइंट आता है, जैसे कि हैलोजन ग्रुप्स। हैलोजन जहां भी आता है कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी दिखा ही जाता है, जैसे एनामॉलस बिहेवियर फ्लोरीन का भी पढ़े होंगे आप लोग। तो ये जो हैलोजन ग्रुप हैं, ये हम देखें तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, यह इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, यानी कि यह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। सोचिए जरा कैसे है, बेंजीन रिंग्स पे हम फ्लोरीन को लगा रहे हैं या क्लोरीन को लगा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन, तो यहां पे आपको समझाते, इसको मैं रब कर दे रहा हूं कि अच्छे से मैं समझा सकूं। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे कि ये मेरा बेंजीन रिंग है, सही है, ये अगर इस पे मैं क्लोरीन को लगा दिया, क्लोरोबेंजीन इसका नेमिंग करेंगे, क्लोरीन को लगा दिया तो यह मेरा क्या है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यानी कि खींच रहा है, यानी कि विड्रॉ कर रहा है, तो यह मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गया। तो अभी हम देखे हैं, अभी हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वह मेटा डायरेक्टर होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। तो यानी कि मैं अपने हिसाब से देखें तो ये क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वह मेटा डायरेक्टर होना चाहिए। बट एक कंट्रोवर्सी पॉइंट आता है, कुछ ना कुछ ये हैलोजन ग्रुप्स जहां भी आएंगे, जिस क्वेश्चंस में आएंगे, जहां भी है उस पर थोड़ा सा 1 मिनट आप टाइम देकर सोचिए जरूर, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि हैलोजन ग्रुप्स जहां भी आते हैं अपना कुछ ना कुछ रंग दिखा ही जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यह होना चाहिए मेटा डायरेक्टर, बट यह होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्यों होता है भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये क्यों होता है, ऐसा क्या इसमें चीज है? यह इसलिए होता है क्योंकि ये जो हैलोजन्स ग्रुप है वह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स तो है, बट वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, जो कि उतना अपना इफेक्ट नहीं दे सकते हैं, उतना अपना इफेक्ट बेंजीन रिंग पर नहीं शो करते हैं। अब यह वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट इसका लगता है। अब यह मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट्स, रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये थोड़ा सा डीप, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हम अभी जाने लगेंगे अकॉर्डिंग टू बी फार्मा। स्पेशली ये बी फार्मा के लिए चल रहा है, नॉट ओनली फॉर बी फार्मा, बी फार्मा के अकॉर्डिंग है, बट इसे 11th में भी पढ़ना है हमें, 11th 12th मेडिकल्स की तैयारी करने वाले उनको भी पढ़ना है, साइंस से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबों को पढ़ना है, बट स्पेशली बी फार्मा वाले पढ़ सकते हैं क्योंकि उतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूं। तो मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण, तो सिंपल सा ये इतना हमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा याद करना है कि जहां भी हैलोजन आया, हैलोजन आई अपना रंग दिखाई, उसके बाद इसको जाना चाहिए मेटा के पास और चली गई अपना रंग दिखाकर ऑर्थो
पैरा के पास। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इस सब चीज को समझने के लिए हम रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बता रहे थे, और हर जगह ये पॉइंट मेरा आते जा रहा है और हर जगह मैं स्किप करते जा रहा हूँ कि हमें डिटेल रेजोनेंस में पढ़ना है, रेजोनेंस में। बट यहाँ मैं भी नहीं बच सकता हूँ और ना आप बच सकते हैं, क्योंकि हमको समझना ही है। आगे जब हम फिनॉल पढ़ेंगे, मस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो इतना आपका क्लियर है, फिनॉल के सारे रिएक्शंस, और आपको पता मैं बताऊंगा कि केवल इस लेक्चर से ना फिनॉल के जितने भी रिएक्शंस आपको होते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, राइमर-टीमर रिएक्शंस, कोलवे, गैटरमान सिंथेसिस, सल्फोनेशंस, ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं, बस एक ये पॉइंट आप अगर समझ गए तो टोटली बहुत आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, आगे आप जब वो लेक्चर अटेंड कीजिएगा, आप खुद पे खुद समझिएगा, आपको फील आने लगेगा कि हाँ यार सही बोल रहा है। नहीं तो ऐसे रिएक्शंस याद करने बैठे तो कितना रिएक्शंस याद करें यार। तो हम कंसेप्ट को समझते हैं ना, बुक में आप पढ़कर समझ सकते हैं, बट टफ होगा, उसमें कंसेप्ट को नहीं पकड़ सकते, उसके लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस कीजिए आप। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट यानी रेजोनेंस का पार्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूं, ये मेरा बेंजीन रिंग है, इस पे मेरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रहता है OH, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया हुआ है, वैलेंसी इसकी 35 है। तो अब देखते हैं, अब बेंजीन में तो रज्जु है, बेंजीन के पास रज्जु है, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है, बट इस पे ऐसा ग्रुप मेरा जुड़ चुका है, ऐसा ग्रुप मेरा जुड़ चुका है जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और वह इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। अब यह रेजोनेंस में पढ़ते हैं कि यहाँ पे कंजुगेशन है, तो यह इलेक्ट्रॉन अपना इसके पास ट्रांसफर करेगी और यह इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर करेगी, मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब यानी कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही तो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब यह इस रेजोनेंस के कारण ही ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन होता है, मेटा डायरेक्शन होता है। बस इस ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, आपका सब टॉपिक क्लियर। सेकंड में, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, सेकंड में तो मैं बताता हूं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो फिर यह क्या करेगी, यह अपने बगल वाले को देगी और फिर यह अपने बगल वाले एडजेसेंट कार्बन को देगी। ये दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तीसरे में इसके पास हुई, फिर कंजुगेशन है इसके बीच में, फिर यह अपना इलेक्ट्रॉन फिर यहां से इसके पास देगी और यह अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास देगी, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। फिर यह कैनोनिकल तीसरा है, फिर यहाँ पे कंजुगेशन है, तो फिर यहाँ पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, यह इलेक्ट्रॉन्स इसको देगी और फिर यह इसको देकर फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड OH में, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से ये डबल बॉन्ड OH चला जाएगा, फिर मेरा फिनॉल आ जाएगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया। आप फिर से समझने का कोशिश कीजिए। यह इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि यह ग्रुप लगा हुआ है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, आप अब खुद बता सकते हैं कि यह ग्रुप जो है वह एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप है? क्योंकि यह बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से देख रहे हैं कि पहले जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रही है। फिर अब देखते हैं दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तीसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में फिर मेटा स्किप कर, मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रही है, पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। देख रहे हैं आप इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, पैरा पे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिनोट किया हूँ, फिर पैरा पोजीशन पे डिनोट किया, फिर ऑर्थो पोजीशन। तीसरे में आप फिर देखते हैं चौथे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में फिर ऑर्थो पोजीशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो देखिए यहाँ पे मेटा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करे, जो रेजोनेंस के कारण बेंजीन की अपनी रेजोनेंस के कारण है वो है, बट इस सब्स्टिट्यूशन जो OH ग्रुप है यह अपना इफेक्ट किस पे शो कर रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। क्यों? क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो यहीं पे ये डायरेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट जो आप बताइए अब हमें कि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल होगी वह कहाँ जाना पसंद करेगी?
अरे इलेक्ट्रोफाइल को तो मोहब्बत ही है इलेक्ट्रॉन से। अगर आपको लड्डू पसंद है, एक जगह है एक लड्डू मिल रहा है, दूसरे जगह 2 4 5 लड्डू मिल रहा है, कहाँ जाइएगा? जाहिर सी बात है 2 4 5 लड्डू के पास जाएंगे। वैसे ही जब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, ये कहाँ जाएगी? मेटा के पास है ठीक है, मगर अर्थो के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रही है, तो चल अर्थो के पास चलते हैं। अर्थो के पास चली गई, फिर पैरा के पास चली गई। और एक चीज आपको डाउट आएगा, अब आप बोलिएगा कि जो रिएक्शन होगा उसमें ऑर्थो पे हम जोड़ेंगे या पैरा पे, क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा डाउट है। दोनों प्रोडक्ट में बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बट एक प्रोडक्ट मेजर में बनेगा और एक प्रोडक्ट माइनर में बनेगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि मेजर बनेगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि माइनर बनेगा। ऐसा क्यों, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो चलिए ये हम देख लिए। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप का। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को इंक्रीज करे। मैं ऐसे एग्जांपल सिलेक्ट किया हूं जो कि आगे हमें पढ़ने हैं। जैसे कि इसका नेमिंग करते हैं टोल्यून, ये। अब CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। CH3 मैं एग्जांपल में भी लिख दिया हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लिखा था। अब नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल लिख दूंगा। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल मैं लिख दिया हूं, वहां पे प्रोवाइडेड है मेरा। तो यह जो है CH3 वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यह ऑर्थो और पैरा पे पढ़ाएगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर हम एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, तो आप जल्दी से बताइए कौन सा रिएक्शन हम लेकर आ रहे हैं। अगर बेंजीन पे वही हम लेते थे आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो ये कौन सा रिएक्शन है? अरे यार HNO3 है, नाइट्रेशन प्रोसेस है मेरा। तो पिछला लेक्चर अटेंड कीजिएगा तो बहुत स्मूथली आप डील कर सकते हैं। तो नाइट्रेशन वाला पार्ट जरूर देखें, मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत डिटेल में बताया हूं आपको। वैसे यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, डबल में बता रहा हूँ। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ले रहे हैं, तो ये मेरा नाइट्रेशन प्रोसेस है। मैं बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दो पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। इस पे हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन प्रोसेस, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी बताया, आप बताइए कौन सा पॉसिबिलिटी है? CH3 किस पे जोड़े? मेटा पे जोड़ूं, ऑर्थो पे जोड़ूं, पैरा पे जोड़ूं? कोई भी नेक्स्ट जो अपकमिंग मेरा है, नेक्स्ट अपकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स है, वह कहां पे जुड़ेगा यह डिसाइड मेरा करेगा बेंजीन पे जुड़ी हुई जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है। यानी CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यार, तो ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नेक्स्ट अपकमिंग मान लीजिए नाइट्रेशन करा रहे हैं, इसका एक प्रोफाइल मेरा NO2 होता है, तो NO2 कहां जुड़ जाएगा? ऑर्थो पे जुड़ गया। अब आप बोलेगा हम इधर नहीं इधर जोड़ेंगे, क्या हो गया यार, जिधर मर्जी उधर जोड़ दो, दोनों पोजीशन सेम है। यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ गई। एक और पॉसिबिलिटी बनती है, पैरा पे भी तो इंक्रीज कर रही है, पैरा पे जोड़ देते हैं। पैरा एक पोजीशन से इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं, तो पैरा पोजीशंस पे जोड़ देते हैं। अब इसमें एक कंडीशन, जरा सा ध्यान, थोड़ा सा डीप चलते हैं, NO2 जो थोड़ा डीप चलते हैं, तो एक हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसमें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, दोनों को हम कैसे देखेंगे। तो जो NO2 मेरा जो ग्रुप है, NO2 जो ग्रुप है वह बिगर ग्रुप है, CH3 भी है, NO2 ग्रुप थोड़ा बिगर ग्रुप है। तो इस यहाँ पे मेरा स्टेरिक रिपल्स दोनों पास है, तो जो दोनों पास है तो दोनों टकराएंगे, तो यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से बनना चाहिए मेजर में पैरा बनना चाहिए। मैं बनना नहीं बोल रहा हूं, बनना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली हम स्टडी करके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन का 2.5 के अप्रॉक्स होता है, 2.4 या 5, और ऑक्सीजन 3.5 के अप्रॉक्स में होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अब एक तो यह ग्रुप रिपेल कर रही थी, अब यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों अट्रैक्ट हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट हो गए, यानी ये दोनों जुड़े हैं। तो अब तो जब बॉन्ड हो गया तो ये तो दोनों पास पास रहना चाहेंगे, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा मेरा वह मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन वर्क नहीं करना है, और यहाँ पे यह जो होगा मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। अब आप सिंपल वे में समझिए कि जब भी डोनेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा दोनों में है, दोनों पोजीशंस पे जुड़ेगा, तो वहां पे हम माइंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, और दूसरा स्टेरिक रिपल्सन चेक कर लेंगे। स्टेरिक रिपल्सन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तब हम स्टेरिक रिपल्सन को प्रीफर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम डोनेटिंग ग्रुप्स का, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप्स का। NO2 का जो स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, अब यह क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है, तो डबल, सिंगल और डबल कॉन्जुगेशंस है इनके बीच में। तो यह जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कॉन्जुगेशंस है, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वह बेंजीन की जो पाई बॉन्ड है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यह तो यहाँ पे हम देखे थे कि एग्जांपल में फिनॉल था, तो वह फिनॉल इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बट नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फिनॉल दे रहा था और नाइट्रोजन यहाँ पे ले रहा है, तो यह डेंसिटी को OH ग्रुप दे रहा था, नाइट्रो ग्रुप ले रहा है, तो OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग को दे रहा था तो बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था, और तो पैरा पोजीशन पे। अब यह ले रहा है नाइट्रो ग्रुप तो यह लेगा कहां से? यह भी सेम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के, तो यह लेगा ऑर्थो पोजीशंस पे, और मेटा पोजीशंस यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना इंक्रीज कीजिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार यहाँ पे मैं बात बताने जा रहा हूं। तो यह अब आप हमें बताइएगा कि जब यह नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशंस से और पैरा पोजीशंस से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो अब बताइए कि अब ऑर्थो मेटा पैरा किस पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ऑर्थो पे ज्यादा है या मेटा पे या पैरा पे? मेटा पे ज्यादा है, सिंपल सा है। इसके पास 2 लड्डू है, इसके पास 2 लड्डू, इसके पास 2 लड्डू, और इससे 1 लड्डू यह ले लिया, इससे 1 लड्डू आप ले लिए, तो यहाँ इसके मेटा पोजीशन के पास तो 2 लड्डू है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ऑटोमेटिक इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो इसीलिए बोलते हैं कि यह जो नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वह मेटा डायरेक्टर होते हैं, बिना कुछ किए मेटा पे इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी यह जो नाइट्रो ग्रुप्स है, अगर कोई ग्रुप्स डोनेटिंग ग्रुप्स दे रहा है बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, तो कोई लेने वाला आएगा, वो भी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जब यहां से ले लिया, तो यह जब दे रही थी तो ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशंस पे इंक्रीज कर रहे थे, यानी कि इसके पास 2 लड्डू, इसके पास 2 लड्डू, इसके पास शुरू से थे, और यह बढ़ा दी तो इसके पास 3, इसके पास 3 कर दी, तो यहाँ पे मेटा पे ऑटोमेटिक कम हो गई, तो यह इसीलिए ऑर्थो पैरा पे नेक्स्ट अपकमिंग डायरेक्ट हुआ, और इस पे तीनों के पास 2-2 लड्डू है, ऑर्थो मेटा और पैरा के पास। अब ऐसा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो ऑर्थो से 1 लड्डू ले लिया, एक ही में कितना लड्डू बनाऊं, ताजा लड्डू बनाता हूं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया, तो ऑर्थो से ले लिया 2 लड्डू था, मेटा पे 2 लड्डू, पैरा पे 2 लड्डू, ऑर्थो से ले लिया 1 लड्डू, बचा 1 लड्डू, यहां से ले लिया 1 लड्डू, बचा 1, तो मेटा पे तो ऑटोमेटिक 2 लड्डू हो गया, तो इंक्रीज हो गया। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग है वो कहां जुड़ेगा?
मेटा पोजिशंस पे जुड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट फिर इसी को नाइट्रेशन, मैं सेम बहुत सोच के एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ ताकि थोड़ी सा भी कंफ्यूजन हो। ये जब मैं नाइट्रेशन बताया, इसको भी मैं नाइट्रेशन से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपकमिंग नाइट्रेशन वाला होगा, नाइट्रो को कहाँ पे जुड़ना चाहेगा, मेटा पोजिशंस पे जुड़ेगा। अब चूंकि रिएक्शंस है, किसी को ये बोर्ड पे रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, बोर्ड पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो भी रिएक्शंस है मेरे कंटेनर में हो रहा है, जहाँ पे हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं, रिएजेंट ले रहे हैं, तब प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 100% वह मेटा पे, कुछ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे भी हैं जो कि नाइट्रो जाकर ऑर्थो पे जुड़ गए, थोड़े देर के लिए ही जुड़े, वो नहीं स्टेबल है बट जुड़ तो जाएंगे। उनको क्या पता यार, अब वो तो लिविंग है नहीं कि मैं बता दूं कि यार नाइट्रो तू है, तुझे ऑर्थो पे जाना है, तू और तुझे पैरा पे जाना है, उनको नहीं पता है। जुड़ेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो, बट पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है कि थोड़ा ऑर्थो पे भी जुड़ जाए। तो मेजर प्रोडक्ट मेरा आता है मेटा पे, बट 5% के केस में ऑर्थो पे और 1% के केस में मेरा पैरा पे जुड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दूं, बट ये ध्यान रखने वाली बात नहीं है, आप लोग स्किप कीजिए। आप इतना बस ध्यान रखिए कि यह मेटा डायरेक्टिंग होता है, और यानी कि नेक्स्ट जो अपकमिंग होगा वह मेटा पे जुड़ेगी। अब इतना कुछ बोलने के बाद फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, तो आप सब भूल जाइए। मैं एक ट्रिक भी डेवलप किया हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। BMW तो मैक्सिमम लोगों का सपना होता है, BMW, और कुछ लोग चाहते हैं OPD का असिस्टेंट बन जाना, यानी OPD में वर्क करना है, सर्जन बनना बहुत लोग चाहते हैं। तो OPD, ये दो वर्ड हम माइंड में याद रखें, दो वर्ड तो याद हो ही जाएंगे। BMW ये तो सब लोग को याद है, और OPD तो OPD के सर्जन बन जाते हैं। चलते हैं OPD में भी थोड़ा घूम लेते हैं। तो BMW कहने का क्या, ये वर्ड मैं क्यों सेलेक्ट किया हूं, B से मेरा बेंजीन, M से मेटा डायरेक्टर, W से विड्रॉइंग ग्रुप, O से ऑर्थो, P से पैरा, D से डायरेक्टिंग और D से डोनेटिंग। यानी कि बेंजीन रिंग पे, अगर बेंजीन रिंग पे मेटा डायरेक्टर्स विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, सिंपल सा, बेंजीन पे मेटा डायरेक्टर विड्रॉइंग ग्रुप्स। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के जो डायरेक्टर होते हैं वह डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है? तो आप अपने से लिख लीजिए, बेंजीन मेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऑर्थो पैरा, और ये डोनेटिंग और डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। इससे सिंपल याद हो जाएगा। आप नेक्स्ट लेक्चर में फिनॉल आएगा तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से ये जो मेरा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, मेरा बेंजीन है, इस पे OH जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट्स है यार। तो ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ऑर्थोपैरा पे डोनेटिंग आया तो OPD, ऑर्थोपैरा पे फिट करेंगे। तो बस इतना याद रखिए कि ऑर्थोपैरा, जब भी विड्रॉइंग आ गया, BMW का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी पहले देखेंगे कि इसका नेचर कैसा है। विड्रॉइंग है, BMW का लगा दो, यानी मेटा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, मेटा पे आंख बंद करके लगा दो। अब कोई ऐसा है जो कि डोनेटिंग ग्रुप्स आ गया, तो डोनेटिंग यानी OPD, तो OPD यानी कि ऑर्थो और पैरा पे आंख बंद करके लगा दो। मगर ये अगर पूछ दे कि मेजर और माइनर कौन बनेगा, तो आप हाइड्रोजन बर्निंग और स्टेरिक रिपल्शंस को वहां पे ध्यान में रख लीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे मैं एंड करता हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा टॉपिक लूंगा और चलते हैं, इंटर करेंगे अब फिनॉल में। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल वे से मैं जितना भी नॉलेज है आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने भी दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरह से समझ सके और नॉलेज ले सके। और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।